हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रीडिंग सी डैडीज़ एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट। डैडीज़ मतलब पिताजी के, एंड्यूरिंग मीन्स स्थाई, स्क्रिप्ट मीन्स लेख या कहानी, जो भी लिखा जाता है वो स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखते हैं डैडीज़ एंड्यूरिंग स्क्रिप्ट, पिताजी के स्थाई लेख या हस्तलिपि जो वो अपने हाथों से लिखे होते थे, वो स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहा है लेखिका ने। अपने फादर के बारे में इन्होंने बताया है कि वो किस तरह से लेखन का काम करते थे, किस तरह से लिखने का काम वो करते थे, और उसने क्यों एंड्यूरिंग बताया है, क्यों स्थायी बताया, उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। तो पढ़ते हैं हम लोग। सीटेड इन आवर ड्राइंग रूम, हमारे बैठक, ड्राइंग मीन्स है बैठक रूम, ड्राइंग रूम मीन्स बैठक कमरा। हमारे बैठक रूम में बैठे हुए डैडी क्वाइटली रोड, पिताजी क्वाइटली मीन्स शांतिपूर्वक या चुपचाप, डैडी क्वाइटली रोड इनटू द नाइट, पिताजी चुपचाप रात में लिखते थे। द ग्रीन इंक फ्रॉम हिज फाउंटेन पेन टर्निंग थॉट्स इनटू वर्ड्स इन हिज ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग, अपने सुंदर हैंडराइटिंग में वो अपने शब्दों को, अपने विचारों को शब्द में उतारते थे, शब्दों में वो अपने विचारों को उतारते थे, और हरे रंग के स्याही वाले फाउंटेन पेन से ये लिखते थे। माई मदर एंड लिटिल सिस्टर, मेरी माँ और छोटी बहन, वुड बी फास्ट एस्लीप, वो गहरी नींद में सोते थे। इन द बेडरूम, बेडरूम में गहरी नींद में सोते थे। बट आई सैट, लेकिन मैं बैठी होती थी। हडल्ड इन अ ब्लैंकेट, हडल्ड इन अ ब्लैंकेट मतलब, हडल मतलब लपेटे हुए या ओढ़े हुए, इन अ ब्लैंकेट कंबल में, कंबल में खुद को लपेटे हुए मैं बैठी होती थी। ऑन द केन, केन चेयर, ऑन द केन चेयर, केन चेयर मीन्स बांस की कुर्सी के ऊपर मैं बैठी होती थी। ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट हिज डेस्क, यहाँ पर ऑपोजिट मतलब उसके, उनके जस्ट विपरीत, हिज डेस्क उनका जो डेस्क था उसके विपरीत साइड में वो बैठी होती थी। एंड वास्ट, और अपने पिता को लिखते हुए देखती थी, यहाँ पर वो बताती हैं। इट वॉज द 1960s, और ये समय था 1960 का। वी लिव्ड इन चेन्नई, हम लोग चेन्नई में रहते थे। इन अ स्माइलिंग मॉडेस्ट हाउस, चेन्नई में एक स्माइलिंग, मॉडेस्ट, स्माइलिंग मतलब एक सुंदर या खुशनुमा, मॉडेस्ट मीन्स साधारण, हाउस साधारण से मकान में रहते थे। विथ वाइट वॉश्ड वॉल, जिनकी दीवारें सफ़ेद रंग की पुताई की होती थी। एंड ग्रीन विंडोज़, और उसकी खिड़कियाँ हरे रंग की होती थी। आ बिग गार्डन अराउंड इट, और उस घर के चारों ओर एक बड़ा गार्डन था। इट एंड इनवाइटिंग पोर्च, और उस कमरे का एक पोर्च भी था। टू हेल्प देम एंड्स मीट, माई पेरेंट्स हैड रेंटेड आउट हाफ द हाउस, यहाँ बताती हैं कि मेरे पेरेंट्स ने मकान के आधे, हाफ द हाउस मतलब मकान के आधे भाग को रेंट में दे रखा था। रेंट मतलब उनको किराए पे लगा के रखा था, क्योंकि टू हेल्प मेक एंड्स मीट, ताकि उससे जो पैसे मिलते उससे उनके महीने के अंत में, या फिर उनके लिए उससे हेल्प मिल सके, उनको मदद मिल सके। इसी के कारण उन्होंने अपने मकान के आधे हिस्से को रेंट में दे रखा था, किराए पे दे रखा था। डैडी वॉज अ फ्रीलांस राइटर, पिताजी एक स्वतंत्र लेखक थे। कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज टू तमिल मैगजीन्स एंड स्क्रिप्ट्स फॉर फिल्म्स, पिताजी एक स्वतंत्र लेखक थे, या फ्रीलांस मतलब वो स्वतंत्र, और या स्वनियुक्त हम कह सकते हैं,
और इस तरह वो क्या करते थे, राइटर थे, लेखक थे वो, कंट्रीब्यूटिंग शॉर्ट स्टोरीज, वो छोटी कहानियाँ लिखा करते थे, छोटी कहानियों में अपना योगदान देते थे। टू तमिल मैगजीन्स, तमिल की पत्रिकाओं में वो छोटी कहानियाँ लिखते थे। एंड स्क्रिप्ट्स, और लेख लिखते थे। फॉर फिल्म्स, कहानी किसके लिए, फिल्म्स के लिए वो स्क्रिप्ट लिखा करते थे, लेख लिखा करते थे, कहानियाँ लिखा करते थे। ऑल्दो द फिल्म ऑफर्स वेयर फ्यू, यद्यपि ये फिल्म के ऑफर्स जो थे वो बहुत कम होते थे, कुछ ही होते थे। एंड फार बिटवीन, और बहुत दिन के बाद आते थे, मतलब ये प्रस्ताव बार बार नहीं आते थे, मतलब ये नहीं के बराबर आते थे, और काफ़ी समय के बाद इनको ऑफ़र आता था लिखने के लिए। बिफोर आई वॉज बोर्न, मेरे जन्म से पहले, हीड वंस हेल्ड अ स्टडी वेल पेइंग job in Trivandrum as Malayalam news reader. His name Nagarkoil K. Padmanabhan, known to all India radio listeners in Kerala. यहाँ पे बताती हैं कि मेरे जन्म से पहले, उनके पिताजी के बारे में बोलते, मेरे जन्म से पहले वह एक स्टडी, नियमित, वेल पेइंग, अच्छा खासा वेतन पाने वाला जॉब वो करते थे। त्रिवेंद्रम में नौकरी करते थे, उनको अच्छी नौकरी, अच्छी तनख्वाह मिलती थी, वो नियमित कर्मचारी के रूप में थे। एज मलयालम न्यूज़ रीडर, वो मलयालम के न्यूज़ रीडर के रूप में थे, न्यूज़ पढ़ने वाले जो न्यूज़ रीडर की नौकरी वो करते थे। और हिस नेम, उनका नाम था नागरकोइल के पद्मनाभान, और इस नाम से नॉन टू ऑल इंडिया रेडियो लिसनर्स, ऑल इंडिया रेडियो जो सुनने वाले थे केरला में, वो इसी नाम से जाने जाते थे। मतलब जो लिसनर्स थे, जो सुनने वाले थे रेडियो, उन लोगों के द्वारा वो इस नाम से जाने जाते थे। क्या नाम से, नागरकोइल के पद्मनाभान, मतलब जो लिसनर थे उनको इसी नाम से जानते थे। He had suddenly resigned from AIR to pursue with relentless passion his dream of being a writer. और यहाँ बता रहा है कि he suddenly, वो अचानक ही क्या दे दिया उन्होंने, रिज़ाइन दे दिया। रिज़ाइन मतलब इस्तीफा दे दिया। फ्रॉम AIR का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया रेडियो। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो जहाँ पर वो नौकरी करते थे, वहाँ उस नौकरी को अचानक ही उसने क्या कर दिया, रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, टू परस्यू, क्योंकि उनको पूरा करना था, क्या चीज़ पूरा करना था, विथ रिलेंटलेस पैशन, उनको एक अथक एक तरह का जुनून था। हिज ड्रीम ऑफ बीइंग अ राइटर, उनको एक राइटर बनने का जो सपना था, इस सपने को पूरा करने के लिए उसने ऑल इंडिया रेडियो से रिज़ाइन कर दिया, मतलब वहाँ से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि वो उनको क्या चीज़ का पैशन था, क्यों उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उनका जो ड्रीम था, यहाँ पे हिज रिलेंटलेस, यहाँ पे बताया है क्या, विथ रिलेंटलेस पैशन हिज ड्रीम ऑफ बीइंग अ राइटर, क्योंकि वो क्या बनना चाहते थे, एक राइटर बनना चाहते थे। और इसी जुनून को पूरा करने के लिए उन्होंने AIR या ऑल इंडिया रेडियो से रिज़ाइन दे दिया। अमंग डैडीज़ अर्ली फ्रेंड्स इन चेन्नई, पिताजी के अर्ली फ्रेंड्स मतलब प्रारंभिक दिनों के जो मित्र थे, उन मित्रों में चेन्नई में वेयर एक्टर्स थे, कलाकार थे। जेमिनी गणेशन थे, एंड नागेश थे। ये दोनों ही व्यक्ति उनके फ्रेंड थे जो एक्टर थे। और द कॉमेडियन, और ये कॉमेडियन थे, कॉमेडी करते थे। गणेशन कंटिन्यू टू विजिट अस इवन आफ्टर ही बिकेम फेमस, गणेशन जो थे वो प्रसिद्ध होने के बाद भी हमारे घर विज़िट करते थे, मतलब आया करते थे, मतलब आना जारी रखे, मतलब आते थे। आई वुड लुक आउट स्टार स्टक,
मैं देखा करती थी इन स्टार को एस बिग ब्लू फिएट ड्रॉप इन, जब वो मेरे घर के अंदर अपने ब्लू फिएट से प्रवेश करते थे, अंदर आते थे, तो मैं देखा करती थी। यहाँ पर बताती लेखिका। ही टीज माई हैंडसम डैड, वो मेरे हैंडसम मतलब सुंदर या अच्छे दिखने वाले को बॉयज़ को या फिर जेंट्स को बोलेंगे हैंडसम। तो ये मेरे हैंडसम पिताजी को टीज करते थे। टीज मतलब चिढ़ाते थे। कॉलिंग हिम, कहते हुए, क्या कहकर चिढ़ाते थे? माँ पिल्लाई। माँ पिल्लाई यहाँ पे बताए माँ पिल्लाई का क्या मतलब होता है? तमिल फॉर ब्राइड ग्रूम, तमिल में माँ पिल्लाई का मतलब होता है दूल्हा। एंड द टू वुड गो ऑन टॉकिंग शॉप, और इस तरह ये दोनों लोग बात करते हुए दुकान की ओर जाते थे, शॉप की ओर जाते थे। वन थिंग डैडी हैड गेन अर्ली फ्रॉम हिज राइटिंग वॉज मम्मी, यहाँ बताती है एक जो चीज़ थी जिसको डैडी ने पहले ही पा लिया था, गेन मतलब पा लिया था, फ्रॉम हिज राइटिंग अपने लिखने से पहले, लेखन के समय पहले ही उन्होंने पा लिया था, वो थी मम्मी। मम्मी मतलब उनकी माँ। एंड इंग्लिश लिटरेचर ग्रेजुएट, इंग्लिश लिटरेचर में ग्रेजुएट थी उनकी माँ। एंड अविड रीडर, और वो अविड रीडर मतलब है उत्सुक पढ़ने वाली थी वो। एंड शी वॉज अ फैन ऑफ डैडीज मैगजीन स्टोरीज, और वो डैडी के पिताजी के मैगज़ीन में जो कहानियाँ छपती थी, पत्रिकाओं में, जो तमिल पत्रिका में जो कहानियाँ छपती थी, जो उनके फादर लिखा करते थे, उन स्टोरीज़ की वो फ़ैन हुआ करती थी उनकी माँ। द टू बिकेम पेन पाल्स, और इस तरह से ये दोनों ही लोग पेन पाल्स बन गए, मतलब कलम दोस्त बन गए। पाल्स मीन्स पेन पाल्स मतलब कलम दोस्त बन गए। एक लिखते थे और दूसरे उनके लेखों को पसंद करती थी, मतलब दोनों पेन पाल्स बन गए, कलम मित्र बन गए। मेट, और ये दोनों मिले। एंड गॉट मैरिड, और दोनों की शादी हो गई। ऑल दो द डो आइड ब्यूटी, यद्यपि डो आइड मतलब हिरणों के जैसे सुंदर, डो आइड ब्यूटी मतलब हिरणों के जैसे आँखों वाली सुंदरी। फ्रॉम बेंगलोर, उनकी माँ के बारे में बोला है कि उनकी माँ ये हिरणों के जैसे आँख वाली सुंदरी थी। उनकी आँख बहुत ही सुंदर थे, जिसका कंपेयर उसने तुलना किया हिरणों की आँख जैसा, हिरनी की आँख जैसा। एंड ये कहाँ की रहने वाली थी? बेंगलोर की रहने वाली थी। वाज नो ब्राह्मण लाइक डैडी, अब बताती हैं कि ये जो उनकी माँ थी वो अपने फादर के जैसे ब्राह्मण नहीं थी। इट वॉज अ ह्यूज लीप ऑफ फेथ टू मैरी इंटरकास्ट इन दोज डेज, अब यहाँ बताती है कि उन दिनों में इंटरकास्ट मैरिज मतलब दूसरे कास्ट में जो शादी है, उसकी जो फेथ था, इस इंटरकास्ट जो मैरिज है उस पर विश्वास करने वालों के लिए बहुत बड़ा छलांग था। मतलब इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था, क्योंकि उस समय इंटरकास्ट मैरिज में विश्वास या कोई भरोसा नहीं हुआ करता था। एज आई सैट देयर वॉचिंग डैडी, अब यहाँ बताती हैं कि जब मैं बैठा करती थी, देयर वहाँ, वॉचिंग डैडी जहाँ पर उनके फादर होते थे, वहाँ पिताजी को देखते हुए मैं बैठा करती थी या मैं बैठती थी। आई वंडर्ड, मुझे आश्चर्य होता था, व्हाट ही वुड राइट एवरी डे, कि वो प्रत्येक दिन क्या लिखते हैं। आई न्यू हाउ ही ऑलवेज वर्कड, मुझे पता था कि वो किस तरह से प्रत्येक दिन काम करते हैं या काम करते थे। ऑन हिज नेक्स्ट स्टोरी एट नाइट, उनकी अगली कहानी के लिए वो रात में किस तरह से काम करते थे मुझे मालूम था। इवन एज ही वॉज वर्किंग ऑन हिज करेंट वन एट द फिल्म स्टूडियो, इवन एज ही वॉज वर्किंग, यहाँ बताती हैं कि यद्यपि वो ही वॉज वर्किंग, वो काम करते थे, ऑन हिज करेंट वन, अपने वर्तमान में जो भी लेखन होता था, एट द फिल्म स्टूडियो, वो किसके लिए लिखते थे? फिल्म उस स्टूडियो के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे।
माई बिग हिट इज जस्ट आई स्क्रिप्ट अवे। यहाँ बताते हैं ही वुड स्माइल हिज डीप डिम्पल्स शोइंग। यहाँ पे अपने फादर के बारे बताती हैं कि माई बिग हिट मतलब मेरी बड़ी उपलब्धि या मेरी बड़ी प्रसिद्धि इज जस्ट आई स्क्रिप्ट अवे, बस एक स्क्रिप्ट या एक लेख ही दूर है, उसके बाद मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी, मुझे बड़ी सफलता मिलेगी। ही वुड स्माइल, और वो ऐसा कहकर हंसने लगते थे या हंसते थे। हिज डीप डिम्पल्स, और उसके जो गहरे डिम्पल्स मतलब गाल में जो गड्ढे थे वो दिखाई देते थे। आरंट यू स्लीपी, क्या तुम नहीं सो रही हो? नो आइड मम्बल्ड, नो आइड मम्बल। तो यहाँ पे क्या बताते हैं कि आरंट यू स्लीपी, उनके फादर कहते थे लेखिका को कि क्या तुम नहीं सो रही हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? तो ये बोलती थी नो नहीं, आइड मम्बल। तो बताती हैं कि यहाँ नहीं, मैं नहीं सो रही हूँ, और उसके बाद वो ऐसा कह के बड़बड़ाती थी। ऑल्दो आइड ऑफन डॉज ऑफ, यद्यपि मैं सो जाती थी इन द चेयर, कुर्सी में, एंड ही कैरी मी टू बेड नेक्स्ट टू मॉम, और वो मुझे उठा करके मेरी माँ के बगल में सुला देते थे। आई वुड ड्रीम ऑफ रीम्स ऑफ वाइट पेपर्स, यहाँ बोलती है कि मैं सपना देखा करती थी वाइट पेपर्स का, रीम्स को, रीम्स मतलब वाइट पेपर के जो रीम्स होते थे, बंडल होते हैं इनका, फिल्ड विथ ग्रीन राइटिंग, और उन पेपर में हरे रंग के राइटिंग से लिखा भरा होता था। मतलब उस पेपर में भरा होता था, लिखा हुआ, ग्रीन इंक से लिखा हुआ होता था। ऐसा मैं सपना देखती थी, यहाँ बताती हैं। एंड ऑफ वालियंट हीरोज गुड ऑलवेज ट्रियम्फ ओवर एविल, एंड डैड्स हीरोज वेर ऑलवेज गुड। और यहाँ पे बताती हैं कि जब मैं सपना देखती थी उसमें क्या होता था कि जो उसके सपने में एंड ऑफ वैलियंट हीरो, जो बहादुर हीरो होते थे वो गुड ऑलवेज, वो हमेशा अच्छे होते थे, और ट्रियम्फ्ड मतलब जीत जाते थे, विजय पाते थे, ओवर एविल्स, वो बुराई पे जीत पाते थे या फिर बुराई पे जीत उनकी होती थी। एंड डैड्स हीरोज वेर ऑलवेज गुड, और पिताजी के जो हीरो थे, पिताजी की कहानियों के जो हीरो होते थे वो हमेशा अच्छे होते थे, गुड होते थे। When I was 10, अब आगे बताती हैं कि जब मैं 10 साल की थी, he gave me हार्पर लीज नावल। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब मैं 10 साल की थी तब उन्होंने मुझे हार्पर ली के नॉवेल्स दिए थे। उस नॉवेल का नाम यहाँ पे बताया है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। यहाँ पे एक नॉवेल है, उपन्यास है, उसका मतलब यहाँ पे नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। तो उनके फादर ने उन्हें एक उपन्यास दिया था जो हार्पर ली की उपन्यास थे, और उसमें उसका नाम था टू किल अ मॉकिंग बर्ड। अ रादर न्यू बुक देन, और उस समय ये बुक जो थी वो नई थी। जस्ट वन स्टोरी लाइक दैट इन एनफ फॉर अ लाइफ टाइम, ही सेड। यहाँ पे उनके पिताजी ने क्या कहा था कि जस्ट वन स्टोरी, केवल एक कहानी लाइक दैट, उसके जैसा केवल एक कहानी ही पूरे जीवन भर के लिए पर्याप्त है, ऐसा उसने कहा था। आई सेंस्ड द लॉन्गिंग इन हिम, यहाँ पे लेखिका बोलती आई सेंस्ड, मुझे समझ में आ गया, द लॉन्गिंग इन हिम, मुझे उनकी बातें समझ में आ गई थी। तो यहाँ पे देखते हैं हार्पर ली के बारे में थोड़ा बता देते हैं। ये जो हार्पर ली हैं वो कौन है? एक नॉवेलिस्ट है जो कि अमेरिका की रहने वाली है। अमेरिका की जो ये उपन्यासकार है, नॉवेलिस्ट है, उपन्यासकार है, एक लेडी उपन्यासकार। ही हैड हैड अ बॉडी ऑफ वर्क
बाय देन, अब आगे फिर बताती हैं कि ये हैड अ बॉडी ऑफ वर्क। बॉडी ऑफ वर्क मतलब बाय देन, तब उनके पास बहुत ज़्यादा काम हुआ करता था। बट अ बिग हिट एलोडेड हिम, लेकिन एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनसे हमेशा निकल जाती थी। मतलब उनको उपलब्धि नहीं मिल पाती थी, उनके पास बहुत सारा काम था, लेकिन वो काम करते थे लेकिन उन्हें उपलब्धि नहीं मिल पाई थी। मतलब एक बड़ी उपलब्धि उनके हाथ से निकल जाती थी। द नोवेल मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन मी। अब आगे बताती हैं कि जो हार्पर ली की जो नोवेल थी उन्होंने मुझ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट किया, मतलब प्रभाव डाला। एंड हाउ राइट डैडी वाज, और यहाँ पे बोलती है कि पिताजी कितने सही थे। हार्पर ली नेवर रोट अनदर नॉवेल, हार्पर ली ने दूसरा और कोई उपन्यास नहीं लिखा। येट बिकेम अ लीजेंड विथ हर ओनली बुक, फिर भी वो उसके केवल एक किताब से ही पौराणिक, उनकी एक किताब ही पौराणिक बन गई। मतलब एक ही किताब उसने लिखा लेकिन वही उसके लिए पौराणिक किताब बन गई जो फेमस हुई बाद में। और उसने अपनी लाइफ में कोई उपन्यास या कोई किताब नहीं लिखा। समर नाइट्स डैडी वुड रिगेल, आगे बताती हैं कि समर नाइट्स गर्मी के दिनों, गर्मी के रात में डैडी पिताजी वुड रिगेल मनोरंजन कराते थे अस हम लोगों का विथ टेल्स अबाउट द फिल्म शॉर्ट्स। तो कहानियों के जो शॉर्ट्स होते थे, उन कहानियों फिल्म में जो कहानियाँ होती थी उसके द्वारा हमें हमारा मनोरंजन कराते थे। ही वॉज अ गुड मिमिक, वो बहुत अच्छे मिमिक थे। मिमिक मतलब नकल उतारने वाले व्यक्ति थे। विथ हिज रेडियो स्टार्स, वो अपने रेडियो कलाकारों की वो नकल उतारते थे उनकी आवाज़ का। एंड वाज एन एक्सीलेंट एक्टर हिमसेल्फ, और वो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा उत्कृष्ट कलाकार भी थे। एंड आई वुड साई, और मैं साई करना मतलब गहरी सांस लेना, मैं गहरी सांस लेती थी। एंड वाट अ वंडरफुल थिंग इट इज़ टू बी अ राइटर। यहाँ पे ये लेखिका बोलती हैं कि मैं लंबी सांस लेती थी या फिर आहें भरती थी, और यहाँ बोलती है कि व्हाट अ वंडरफुल थिंग इट इज़ टू बी अ राइटर। तो एक लेखक में कितनी वंडरफुल थिंग मतलब कितनी आश्चर्यजनक बातें, मतलब एक लेखक में कितनी आश्चर्यजनक बातें होती हैं। ऑन संडे एंड हॉलीडे, ऑन संडे एंड हॉलीडे, ऑन संडेज एंड हॉलीडेज, संडे को और छुट्टियों के दिनों में आई वुड गो अप टू द एटिक, मैं जाया करती थी। अटिक मतलब यहाँ पे अटिक मतलब है अपने घर के ऊपर कमरे में, अपने घर के ऊपर जो कमरा बना है, तहखाना जिसको कह सकते हैं वो, या फिर अपने घर के ऊपर में जो कमरा बना छोटा कमरा, उसमें वो जाती थी। एंड वेयर आई हिड माई जर्नल्स, वहाँ पर मैं अपनी पत्रिकाओं को छिपा कर रखती थी। एंड राइट एंडलेस स्टोरीज ऑफ माई ओन, और वहाँ पर मैं अपनी एंडलेस मतलब समाप्त नहीं होने वाली कहानियाँ मैं लिखा करती थी। When Daddy wrote scripts for Telugu producers, जब मेरे पिताजी, यहाँ बोलती है when Daddy, जब पिताजी लिखा करते थे स्क्रिप्ट्स, कहानी या लेख लिखा करते थे तेलुगु प्रोड्यूसर्स के लिए, दे वुड बी इन इंग्लिश, और वो स्क्रिप्ट जो होते थे वो इंग्लिश में हुआ करते थे। समटाइम्स ही वुड आस्क मी, कभी कभी वो मुझसे पूछा करते थे फॉर अ पर्टिकुलर इंग्लिश वर्ड, कोई एक विशेष इंग्लिश शब्द के बारे पूछा करते थे। विच आई वुड सप्लाई, जिसका मैं जवाब दिया करती थी, मैं उसका अर्थ बताती थी। माई हार्ट वुड स्वेल विथ प्राइड, और मेरा हृदय जो था वो स्वेल मतलब फूल जाता था, विथ प्राइड मीन्स गर्व से, मेरा हृदय गर्व से फूला नहीं समाता था। दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ हिज राइटिंग, ये सोच करके कि मैं भी उनकी राइटिंग का एक हिस्सा बनी हूँ। माई सिस्टर अनुराधा एंड आई स्टडीड एट चेन्नई's होली एंजल्स कॉन्वेंट, यहाँ बता रही हैं कि मेरी सिस्टर अनुराधा और मैं पढ़ा करते थे चेन्नई में
चेन्नई के एक स्कूल में। इसका नाम था होली एंजल्स कॉन्वेंट स्कूल। और ये स्कूल कैसा था? अ मोस्ट एक्सक्लूसिव स्कूल, ये बहुत ही महंगा स्कूल था। विच माई फादर और जिस एक्सक्लूसिव मतलब महंगा स्कूल भी था, महंगा स्कूल या फिर बहुत खर्चीला भी कह सकते हैं हम लोग, महंगा स्कूल या खर्चीला। और उस स्कूल में पढ़ाने के लिए विच माई फादर कुड इल अफोर्ड, उस स्कूल की फ़ीस पटाने मेरे पिताजी को बहुत मुश्किल होती थी। इल अफोर्ड, उनको बहुत कठिनाई होती थी। स्टिल, फिर भी, ही वांटेड अस टू स्टडी, फिर भी वो हमें पढ़ाना चाहते थे। एंड स्पीक इंग्लिश वेल, और चाहते थे कि हम अच्छी इंग्लिश बोलें। एन एंटाइटलमेंट, हम एक अधिकार से इंग्लिश बोलें, मतलब हम बिल्कुल अच्छे से अंग्रेजी बोल सकें। हीट सेज, वो ऐसा कहा करते थे, तुम लोग वहाँ पढ़ो ताकि तुम लोगों का इंग्लिश पे एक अधिकार बने, या फिर अधिकार के साथ तुम इंग्लिश बोल सको या बिल्कुल अच्छे से इंग्लिश बोल सको। और इसी कारण वो हमें उस स्कूल में पढ़ाते थे, यहाँ पर बताना चाहती हैं। देन वन डे आई हर्ड माई पेरेंट्स विस्पर्ड एक्साइटेडली, तब एक दिन मैंने सुना, हर्ड में सुना, माई पेरेंट्स मेरे माता पिता को, विस्पर्ड मतलब फुसफुसाते हुए, एक्साइटेडली उत्सुकतापूर्वक, ऑफ अ लुक्रेटिव ऑफर, एक लाभ देने वाला जो ऑफ़र के बारे में बात करते सुना। दैट हैड कम टू डैडी फॉर अ तेलुगु फिल्म, जो कि किसके द्वारा ऑफ़र मिला था? तेलुगु फिल्म के द्वारा डैडी को ऑफ़र मिला था। एट लास्ट, अंत में, वी वुड बी रिच, वो क्या कह रहे हैं कि अंत में हम लोग अमीर हो जाएंगे। एंड मोम हैड प्रोमिस्ड, और माँ ने मुझसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था, आ रेड फ्रॉक, एक लाल रंग के फ्रॉक देने का, सम स्टेशनरी एंड अ न्यू डॉल, और कुछ स्टेशनरी मतलब लेखन की सामग्रियाँ देंगी, एंड अ न्यू डॉल, और मुझे एक गुड़िया भी ला करके देंगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ उनके माँ बाप, उनके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे थे कि वो अमीर हो जाएंगे कुछ दिन के बाद में। तो उनकी माँ ने भी उनसे प्रॉमिस किया था, लेखिका से, कि जब वो अमीर हो जाएंगे तो उनके लिए एक लाल रंग का फ्रॉक खरीद करके देंगी, कुछ लेखन सामग्री उनके लिए खरीद के देंगी, और एक नया डॉल भी, एक गुड़िया भी खरीद करके देंगी। तो यहाँ पे हम इसके आगे का नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा होने कारण हम एक दिन ही नहीं पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ इस चैप्टर का यहाँ तक का भाग को हम आज यहीं समाप्त करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट को हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए। ओके, बाय।